नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बुलंदशहर के रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए आत्म अनुशासन परिश्रम का मंच दिया। देखिए ये रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम योगी ने जापान का उदाहरण देते हुए विद्यार्थियों को आत्म अनुशासन परिश्रम का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि अनुशासन ही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। आगे वही बढ़ा है और इतिहास भी उसी ने बनाया है, जो अनुशासित परिश्रमी होकर प्रयास करता रहा है। सीएम ने कहा, आप भी नए इतिहास को बनाने की दिशा में प्रयास करें। सीएम ने बच्चों से कहा कि राष्ट्र प्रथम का भाव अंतःकरण में होना चाहिए। दुनिया के जिस सबसे बड़े सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सभी के सामने आदर्श प्रस्तुत किया, आपको उसका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इससे कुछ सीख पाए तो जीवन सार्थक होगा। बहन और भाइयों, बुलंदशहर नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर भी बदल चुका है। मुझे 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान जब मैं आया था, तब यहां पे भय और दहशत का माहौल मैं देख रहा था। मैंने तब बुलंदशहर के अंदर जो उस समय चुनावी सभा की थी, तो मैं भौचक था कि लोगों में उस समय भय था। और आज हमारा बुलंदशहर निर्भय होकर के विकास की प्रक्रिया के साथ मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या नहीं है बुलंदशहर में, कितनी शानदार, यानी देश की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बुलंदशहर को लेकर के आगे बढ़ रही है। और बुलंदशहर से जब आप आगे बढ़ेंगे तो मां गंगा का सानिध्य पाते पाते अब प्रयागराज तक 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मेरे सामने मंच पर उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव रखा कि यह देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के साथ भी गंगा एक्सप्रेसवे को मिलाना चाहिए। हमने उसकी स्वीकृति भी दी और बुलंदशहर से लिंक एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए फिर मेरे पास यहां के माननीय विधायक और माननीय सांसदों ने कहा कि इसमें किसानों का मुआवजा बढ़ना चाहिए। हमने कहा वह भी स्वीकृत करेंगे। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, हमारा अन्नदाता किसान भी खुशहाल है। कनेक्टिविटी जुड़ने से एक नए औद्योगिकीकरण के युग में हमारा बुलंदशहर जाएगा और रोजगार का सृजन भी होगा। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान का अभिनंदन करते हुए सीएम योगी ने कहा कि निजी ट्रस्ट भी सैनिक स्कूल प्रारंभ कर सकते हैं। इस अभियान का हिस्सा बनकर बुलंदशहर में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई है। सर्वाधिक सैनिक व सैन्य अधिकारी देने वाले बुलंदशहर में सैनिक स्कूल की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीएम ने सैनिक स्कूल को 32 बीघा जमीन देने वाले बाबा राजपाल सिंह का अभिनंदन किया। कहा कि बाबा राजपाल सिंह ने इस कदम से बता दिया कि उनका जीवन भी साधना राष्ट्र को समर्पित है। उन्होंने रज्जू भैया के पैतृक जनपद में उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए ये जमीन दी है। बहनों और भाइयों, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रारंभ हो चुका है। ये जेवर एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समृद्धि के साथ साथ भारत की समृद्धि का एक आधार बनने वाला है। देश का एक एयरपोर्ट जो लगभग 14,000 एकड़ लैंड में विकसित किया जा रहा है। एक साथ एयरक्राफ्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी केंद्र बन रहा है, कार्गो का भी
और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए भी बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी का माध्यम बनने जा रहा है। और बुलंदशहर से उसकी दूरी ऐसे ही है, लिंक एक्सप्रेसवे बनने के बाद वो दूरी ऐसे ही होगी जैसे कहते हैं वॉकिंग डिस्टेंस। अभी पिछले दिनों मैं भौचक था जब यहां पे प्रदीप चौधरी जी कह रहे थे कि हमें बाईपास चाहिए, रिंग रोड चाहिए। उस बैठक में भोला सिंह जी भी थे, डॉक्टर महेश शर्मा जी भी थे, सुरेंद्र नागर जी भी थे, यहां के हमारे सभी विधायकगण थे। और मैंने उस समय का प्रस्ताव तत्काल हम इसको आगे बढ़ाएंगे और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि वह भी स्वीकृत हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को संकल्प दिलाया था कि अभी से आजादी के शताब्दी महोत्सव की तैयारी प्रारंभ कर उसके अनुरूप आचरण करना होगा। इसके लिए उन्होंने हर भारतीय के लिए पंच प्रण सुनिश्चित किया। ये पंच प्रण हर नागरिक के लिए आवश्यक है। गोरखपुर के सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का परिचय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने समारोह को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं सबसे पहले सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के आज के इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन की इस कार्यकारिणी को, जो श्री उमापति उपाध्याय जी और श्री अनुज आस्थाने जी के नेतृत्व में आप सबने निर्वाचित की है, इन सबके निर्वाचन के लिए इन्हें बधाई देता हूं और इस पूरी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक तरीके से चयन करने और आज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस गरिमामय समारोह को, परिचय समारोह को और भी गरिमापूर्ण तरीके से आप लोगों के द्वारा यहां पर संपन्न किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत ने स्वतंत्र होने के उपरांत अपने संसदीय लोकतंत्र को अंगीकार किया और जिसका आधार लोकतंत्र के वे 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिनमें विधायिका है, न्यायपालिका है और कार्यपालिका है। हम इन सभी तीनों स्तंभों को जब देखते हैं तो तीनों स्तंभ एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करते हुए जब पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं तो वह एक सामान्य नागरिक उससे लाभान्वित होता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को हम मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे पाते हैं। जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो इन तीनों, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका, इन तीनों के बीच यानी न्यायपालिका के संवाद को आगे बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो हमारे अधिवक्ताओं की होती है।
एक सामान्य नागरिक की बात को न्यायपालिका तक पहुंचाना और उसको समस्या तक पहुंचाने का, समाधान का रास्ता भी निकालना, इसमें एक बड़ी भूमिका आप सभी अधिवक्ताओं की है। और उस भूमिका को एक विश्वास के संबंध के रूप में स्थापित करना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर इस बात को मानता हूं कि हमारे अधिवक्ता केवल एक मुकदमा नहीं लड़ते, बल्कि एक सामान्य नागरिक के विश्वास के प्रतीक होते हैं। वह समाज के एक विधिक सलाहकार भी हैं। वे संविधान के एक सच्चे प्रहरी के रूप में, उस वाहक के रूप में, सारथी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। और याद रखना, विधि का शासन तब आता है जब न्याय की गुणवत्ता हो, न्याय सुलभ हो, सर्वसुलभ हो और समयबद्ध हो। न्याय की गुणवत्ता के लिए, न्याय की सुलभता के लिए और न्याय की समयबद्धता के लिए भी जो सबसे बड़े वाहक के रूप में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह अधिवक्ताओं की होती है। और ऐसे अधिवक्ताओं से जुड़े हुए उनके बार एसोसिएशन में मुझे एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को हृदय से बधाई भी देता हूं। गोरखपुर सिविल कोर्ट की स्थापना, इसका एक लंबा इतिहास है। 1895 में इसकी स्थापना होती है। अब सोचो, पीढ़ी दर पीढ़ी न्याय के लिए, सत्य के लिए, समाज के उन मूल्यों और उन सिद्धांतों की स्थापना के लिए गोरखपुर का यह न्यायालय परिसर पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगा हुआ है। याद करिए, देश की आजादी के आंदोलन के दौरान भी गोरखपुर की कचहरी की बड़ी भूमिका थी। उस समय बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के अधिवक्ताओं ने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया और यही कारण है कि बार एसोसिएशन गोरखपुर ने केवल स्वाधीनता आंदोलन ही नहीं, बल्कि स्वाधीनता आंदोलन के बाद भी राजनीति के, समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने प्रतिनिधित्व भी देकर के समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। जब हम यहां के इतिहास के बारे में कहते हैं तो बाबू चारू चंद्र दास जी, जस्टिस इस्माइल, इनका नाम हम सबके सामने बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। यही के अधिवक्ता पंडित हरीश चंद पति त्रिपाठी जी, प्रमोद चंद कुमार श्रीवास्तव जी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति के रूप में इन्होंने यहां के बार को सम्मानित किया। एडवोकेट केपी सिंह जी, राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने आप सबकी बदौलत उत्तर प्रदेश के अपर हाउस का प्रतिनिधित्व किया। 2 बार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। यानी जिस बार का महत्व इस बात से जोड़ा जाता है कि उसने न्यायमूर्ति दिए, स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी सेनानी दिए और उसने एक
समृद्ध विरासत अपनी वर्तमान पीढ़ी के लिए छोड़ा हो, उस बार एसोसिएशन के साथ जुड़ना और उस बार के साथ, उस गरिमा के साथ आगे बढ़ना एक हम सब के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। मित्रों, हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत की आजादी के दौरान देश के अधिवक्ताओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। उस समय देश की आजादी के आंदोलन को नेतृत्व देने वाले जितने भी बड़े नेता थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, एक लंबी श्रृंखला है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम हो, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत का नाम हो, यानी ये सभी अधिवक्ता समुदाय से निकले हुए थे। यानी कितनी गरिमापूर्ण और कितनी गौरवशाली परंपरा अधिवक्ताओं की है, और उस गौरवशाली परंपरा के साथ आप सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त होता है। आप जब भी याद रखना, जिसके सामने एक समृद्ध परंपरा हो, एक समृद्ध आदर्श हो, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य होता है कि हम भी प्रयास करेंगे तो वहां तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने भी शुरुआत छोटे से की, लेकिन एक लंबी छलांग लगाई और वहां तक पहुंचे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सादगी, उनकी ईमानदारी, भारत के मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा किसी से छुपी भी नहीं थी। मैं जब भी प्रयागराज जाता हूं, मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृतियां आती हैं। जब मैं वहां के फोर्ट को देखता हूं, वहां के किले को देखता हूं, उस किले में प्रेसिडेंट सूट है। तो मैंने पूछा वहां, जब पहली बार जब मुझे प्रयागराज जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई प्रेसिडेंट सूट का मतलब यहां? तो तब मुझे बताया गया कि कुंभ के दौरान भी और प्रतिवर्ष माघ मेले के दौरान भी राष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रतिवर्ष 1 माह का समय प्रयागराज में व्यतीत करते थे। माघ मेले के दौरान वहां रह करके अपने आध्यात्मिक मूल्यों को किस रूप में विकसित करके राष्ट्र को लाभान्वित करते थे, यह कार्य प्रयागराज में रहकर के उनके द्वारा संपन्न किया जाता था। भारत केवल स्वतंत्र 1947 में हमें राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिली थी, भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारत के मूल्यों की स्थापना के लिए क्या कुछ प्रयास होने चाहिए। जब सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम के दौरान वहां पर भगवान सोमनाथ की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर के तत्कालीन सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा रोकने का प्रयास हुआ, तो राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार ये भारतीय संस्कृति और भारत की सनातन मूल्यों की अभिवृद्धि का एक सनातन प्रयास है और मुझे इस कार्यक्रम में जाना चाहिए। मैं इस कार्यक्रम में जाने से अपने आप को रोक नहीं सकता हूं। और वे स्वयं सोमनाथ गए, उन्होंने इस कार्यक्रम को अपने हाथों से संपन्न किया। आखिर राजेंद्र बाबू भी तो अधिवक्ता थे, और इसलिए राजेंद्र बाबू की इस स्मृति को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने देश की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण हम लोगों ने किया है,
उसका काम अंतिम चरणों में चल रहा है, सत्र प्रारंभ हो चुका है। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि एक बड़ी समृद्ध परंपरा के आप वाहक हैं और उस समृद्ध परंपरा में हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब भी यह देश अच्छे ढंग से आगे बढ़ा है, स्वर्णिम काल की आभा में नित नए प्रतिमान स्थापित करता है, उस समय उतने ही चुनौतियां भी हमारे सामने आती हुई दिखाई देती है। ये चुनौतियां दोनों प्रकार की होती हैं, आंतरिक भी होती हैं, बाह्य भी होती है। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है, यह समाज के एक जागरूक प्रहरी के रूप में आपकी एक बड़ी भूमिका होती है। और उस भूमिका के लिए हमारे अधिवक्ता समुदाय को अपने आप को तैयार करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। और उस दृश्य से आपने पिछले 12 वर्ष में बदलते हुए भारत की तस्वीर को देखा है। आज से 12 वर्ष पहले एक सामान्य भारतीय के मन में क्या भाव थे, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती थी, आज क्या सोच रही है, इन दोनों की परसेप्शन को आप देखेंगे तो आपको 360 डिग्री का अंतर दिखाई देगा, 360 डिग्री का अंतर दिखाई देगा। आज से 12 वर्ष पहले भारत के बारे में दुनिया की निगाहों में एक कमजोर देश, अपने मूल्यों और आदर्शों से विमुख देश, गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी, अराजकता, भ्रष्टाचार, ये एक नियति बन चुकी थी। आज जिस भारत को हमारी पीढ़ी देख रही है, वह भारत अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध भारत दिखाई देता है। वह भारत अपनी विरासत का संरक्षण करने वाला भारत है। वह भारत उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक भारत के रूप में। दिल्ली में आधिकारिक प्रवक्ता ने पाक्षिक मीडिया ब्रीफिंग की, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। वह भारत न केवल अपनी समृद्ध परंपरा के लिए बल्कि अपने दो अभी भी लापता हैं, वो छानबीन चल रही है उनके लिए, और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे लगातार हम लोग संपर्क में हैं। और साथ ही साथ जो 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है। और जो भी हमसे हो सकता है, जितना बेहतर हो सकता है वो करने के लिए प्रयासरत हैं और उस प्रयास में जुड़े हुए हैं। दूसरा आपका सवाल था यूके के यूनाइटेड के संदर्भ में। तो मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे किसी भी देश के साथ एक प्रक्रिया है जो कि हम पालन करते हैं कि जब भी किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को अगर वहाँ से डिपोर्ट करना हो तो उसका एक प्रक्रिया है। उसके बारे में हम जो भी कागज़ होता है ताकि हम उसकी नागरिकता उनके स्थापित कर सके, वो कागज़ हमें मिलता है, उसकी नागरिकता हम उस व्यक्ति का हम नागरिकता स्थापित करते हैं। उसके बाद जो भी आगे कार्यक्रम उसके भारत वापस आने का जो भी कार्यक्रम है उसको पूरा करते हैं। तो ये हमारी प्रक्रिया है और इसको हम लोग हमेशा से फॉलो कर रहे हैं। जहाँ तक नीरव मोदी का सवाल है, नीरव मोदी के बारे में जैसे हम लोगों ने पहले ही बताया आपको कि कुछ न्यायिक वहाँ पर प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं यूके में। जब वो न्यायिक जो प्रक्रिया है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो उनका प्रत्यर्पण होगा। तो इसमें हम वो जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसमें हम लोग उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और लेकिन हमारी तरफ से हम भारत सरकार ये प्रतिबद्ध है कि जितने भी भगौड़े लोग हैं वो लोग भारत वापस आए और यहाँ पर जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके सामने वो खड़े हों। Akansha, your question regarding the elections in Pakistan occupied Kashmir. So let me put forth what we think of it.
We have seen reports regarding the so-called legislative assembly elections being conducted in the Pakistan occupied Jammu and Kashmir. India's position on this particular matter has been clear, consistent and well known. The entire Union territories of Jammu, Kashmir and Ladakh, including the areas currently under illegal occupation and forcible occupation of Pakistan, are integral and inedible parts of India. The current cosmetic electoral exercise is nothing but an attempt by Pakistan to camouflage its illegal occupation and hide its grave human rights violations in the region. As we have stated earlier, the ongoing mass protests in the Pakistan occupied Jammu and Kashmir, of which you are aware, you would have seen the latest visuals from there, are the direct consequences of its economic exploitation, its denial of fundamental rights to the people and their administrative oppression. बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।